हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा सारस्वत और आप देख रहे हैं केमटेक चैनल, जो कि जहां पर आप बहुत इजी तरीके से केमिस्ट्री है वो सीख सकते हो। और आज जो वीडियो हम यहां पर लेकर आई हूं मैं, वो है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर उससे पहले जो वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ वो है मेटल्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और आज हम इन दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट है वो करेंगे, क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना क्या है बहुत आसान हो जाएगा। और इसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अब एक्सेप्शंस का जो है मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर डिफरेंस के बाद में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है स्टेट का, मतलब फिजिकल स्टेट उनकी क्या होगी। तो मेटल्स तो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको मैं भी यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ एक्सेप्शन की फॉर्म में, सिर्फ हम जनरल जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, जनरली सॉलिड, और ये क्या होंगे नॉन मेटल्स। जैसे मैंने कल भी बताया था वीडियो के अंदर कि ये सारी वैरायटी है वो शो करते हैं, मतलब सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस भी होंगे। तो हर एक फिजिकल स्टेट को उन्होंने क्या है वो कवर कर रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो गैसेस होते हैं, फिर लिक्विड भी होंगे और कुछ है वहाँ पर सॉलिड भी होंगे। तो एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना शॉर्ट में यही लिख रही हूँ कि सारी फॉर्म्स के अंदर है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट है वो करते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। फिर आता है हार्डनेस, क्योंकि ये सॉलिड है तो ये क्या होंगे, हार्ड भी होंगे। तो हम कह सकते हैं हार्ड, ठीक है, सॉलिड्स मेटल्स आर हार्ड, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे इस वजह से। और ये क्या होंगे, सॉफ्ट ड्यू टू वीकर इंटरेक्शन फोर्सेस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया IF इंटरेक्शन फोर्सेस, और यहाँ पर भी आगे लिख सकते हो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस। जो यहाँ पर इनके बीच एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में जो कॉम्पैक्ट पैकिंग है वो होगी, साथ ही साथ वहाँ पर कॉम्पैक्ट पैकिंग के साथ साथ वहाँ पर जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से क्या होंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर वो मेटेलिक बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, हार्डनेस भी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर होगी। फिर आता है डेंसिटी। तो यहाँ पर ये हार्ड है, तो हार्ड होने के साथ साथ मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यहाँ पर काम में लिया कि कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि इनकी डेंसिटी है वो भी क्या होगी, हाई होगी। और हाई डेंसिटी की वजह से ही इनकी जो हैवी मशीन्स, जितने भी जो मेटल्स वगैरह हैं उनसे जिनकी हाई डेंसिटी की वजह से जो हैवी मशीन्स बनाई जाती है, यूटेंसिल्स हैं वो बनाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं वो लेस डेंस होंगे, लेस डेंसर। मतलब अगर इनके कंपेरिजन में करें तो ये बहुत, इनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। गैसेस होते हैं अधिकतर, तो फिर बाद में लिक्विड है, ब्रोमीन जैसे, फिर बाद में जो सॉलिड्स है, तो उनमें क्या है कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी है वो देखने को नहीं मिलेगी, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो मेटल के ऑक्साइड्स हैं बेसिक इन नेचर, और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि भाई इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेसिस, मतलब बेस बनते हैं, जबकि जितने भी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो नेचर में क्या होंगे, एसिडिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर इनके पर्टिकुलर अगर जैसे एक ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर वाटर के साथ में रिएक्शन कराई, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो वहां पर एसिड फॉर्म हो रहा है, तो ऑक्साइड्स का नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया। इसी तरीके से अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड ले लिया हमने, और अगर उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराई तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब बेस बनाएगा, जबकि ये क्या बनाएंगे, एसिड है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बिना रटे यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा।
फिर आता है मैलिएबिलिटी। तो बहुत अच्छे से बताया कि जो मेटल्स हैं, आप थर्ड टाइम सुन रहे हो इस टर्म को, अब तो याद हो जाना चाहिए अच्छे से, वैसे तो फर्स्ट टाइम में याद हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने कि थिन शीट में उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट है वो कर सकते हैं मेटल्स को बहुत पतली से पतली। मैंने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसका भी एग्जाम्पल लिया था कि वहाँ पर गोल्ड फॉइल काम में ली थी, कितनी एकदम थिन शीट है वो उन्होंने काम में ली थी। उसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल वो आप लोगों ने देख रखी है, तो कितनी पतली होती है, बहुत थिन होती है, तो इतनी थिन फॉर्म के अंदर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसमें होगी, यहाँ पर मेटल्स में होगी। तो हम इसको लिखेंगे मैलिएबल। मेटल्स हैं वो होते हैं मैलिएबल और ये होंगे नॉन मैलिएबल, मतलब इनको हम थिन शीट के अंदर कन्वर्ट है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सोनोरस। तो मेटल्स को जब भी हम हिट करते हैं तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने कहा कि घर में गलती से बर्तन गिर गए तो एकदम टन की आवाज आती है, जबकि कोई अगर वहां पर कोई और अदर नॉन मेटल जैसे कोई थिंग हमने ले ली तो उसमें से कभी नहीं आएगी। जैसे अगर वहां पर कोयला गिर गया, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, उसको गिरा के देख लेना घर में, पता चल जाएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब वो तो क्या हो गया नॉन सोनोरस, और मेटल्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे वहां पर सोनोरस होंगे। तो यहाँ पर ये तो होंगे सोनोरस, इसका मतलब दे विल प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट, और ये होंगे नॉन सोनोरस, मतलब इनमें से कोई साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, मतलब पतले वायर के फॉर्म में उनको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कॉपर वायर्स आप लोगों ने देख रखे हैं, या सोने चांदी के जो पतले पतले जो वायर्स हैं जो इयररिंग्स में, नोज पिन में काम आते हैं, तो वो सब आप यूज भी करते हैं, देख भी रखे हैं आपने। तो मेटल्स को हम थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट है वो कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे डक्टाइल, और ये हो जाएगा नॉन डक्टाइल, ये हो गया नॉन डक्टाइल। ठीक है, अब उसके बाद में आता है लस्चर। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जितने भी जो मेटल्स हैं उनके ही ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें से भी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इनके बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा शाइन है वो होती है। तो यस वी कैन से मेटल्स आर लस्चरस, मेटल्स क्या होंगे, लस्चरस होंगे। और अगेन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन लस्चरस हो जाएगा। ठीक है, इनमें कोई शाइन नहीं होती, एक्सेप्शन है इसमें, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर आता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉपर नाम लिया, तो बिजली के जो तार वगैरह होते हैं अगर आप उनका प्लास्टिक का कवर हटा के देखो तो उसमें से पतला सा जो वायर निकलता है वो किसका होता है, कॉपर का ही होता है। तो बेस्ट कंडक्टर वैसे तो सिल्वर है, बट बहुत कॉस्टली होता है सिल्वर, क्यों घरों में हम उसके तार तो लगाने से रहे, तो उसका रिप्लेसमेंट हमने क्या लिया कि इससे जो सेकंड नंबर पर आ रहा था कॉपर, उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक पड़ता है, मतलब हम यूज कर सकते हैं, हमारी रेंज में आ सकता है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड कंडक्टर। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, अभी आपको पता चल जाएगा। और ये है बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के ही बैड कंडक्टर होंगे। और यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ों के लिए गुड कंडक्टर है वो होंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ों के लिए। तो ये था यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस है वो हो गया। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन। यस, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सेप्शंस, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के दोनों के ही यहाँ पर हम एक्सेप्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एक्सेप्शन मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के जो एक्सेप्शंस होंगे, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि मेटल्स सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट मैंने कहा था उसमें भी एक एक्सेप्शन है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मरकरी है, जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो थर्मामीटर तो जनरली सारे बच्चों ने सुन रखा है, यूज़ है वो करते हैं। अब तो चलो डिजिटल वाले आ गए। तो पहले जो थर्मामीटर्स होते थे तो उनमें क्या होता था कि पतली सी जो ब्लैक कलर की लाइन दिखती थी, तो वो उसमें मरकरी ही है वो फिल होता था। तो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या है कि लाइन है, उसके अंदर टेम्परेचर है वो शो होता था कि भाई अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ, मतलब वो फ्लक्चुएट है वो हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर। तो वहाँ पर वो लिक्विड होगा तभी तो फ्लक्चुएट है वो कर पाएगा। तो यहाँ पर मरकरी है वो किस फॉर्म में है, मेटल होते हुए भी इट इज लिक्विड। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया।
तो आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है कि ये जो मरकरी के सारे मेटल्स में से कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी तो सारे सॉलिड होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में कौन सा होगा, मरकरी है वो होगा, सारे बच्चों को है वो पता होना चाहिए। फिर सेकंड यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये तो चलो बात हो गई कि भाई फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है वो हो गया हमारा। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड होंगे तो ऑब्वियसली बात है हार्ड भी होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, कट है वो कर सकते हैं। एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट इवन they can be cut through knife, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनमें हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से है वो कट है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो गया, जो क्या बता रहा है, किसका एक्सेप्शन बता रहा है, सॉफ्टनेस का है एक्सेप्शन है वो बता रहा है, मतलब जैसे हार्डनेस का एक्सेप्शन बता रहा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे और फर्दर जब आप लोग स्टडी करोगे 11th के अंदर, जैसे एक एक्सपेरिमेंट है तो वहाँ पर हमें क्या है कि सोडियम को है वो कट करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि सोडियम को और पोटेशियम जितने भी जो रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, एक तो उनको केरोसिन में डिप करके रखते हैं, साथ ही साथ जब इनको काम में लेते हैं हम लोग तो हम क्या करते हैं कि उसको नाइफ से, इतना मतलब सॉफ्ट होता है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, नाइफ से वो कट कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, जैसे ये 2 पॉइंट्स तो ये हो गए, फिर हमने क्या कहा कि भाई जितने भी जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला था, तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये आएगा कि लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट के क्या होंगे, पुअर कंडक्टर हैं वो होंगे। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे जो मेटल्स के रिस्पेक्ट में है वो 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट अब हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर नॉन मेटल्स ले लेते हैं। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने, आपके एनसीईआरटी में है वो दे रखे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नॉन मेटल्स के बारे में कि भाई नॉन मेटल्स के कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अब नॉन मेटल्स के आगे मुझे तो सिर्फ नॉन लगाना है, मेरा काम हो जाएगा, पर आप लोगों को क्या है कि वापस लिखना पड़ेगा नीचे नॉन मेटल पूरा। कोई बात नहीं, आप लोगों को तो पूरा लिखना भी चाहिए। अब क्या है कि इसके अगर हम यहाँ पर एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर जैसे कि कहा कि भाई अधिकतर क्या होते हैं यहाँ पर जो गैसेस हैं वो होते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक इकलौता ये ब्रोमीन ही ऐसा है जो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होगा। फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर, हमने कहा था कि भाई जनरली सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि कार्बन है वो काफ़ी सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉप्स कहेंगे। और उनके एलोट्रॉप्स के अंदर मतलब वहाँ पर डायमंड भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है। तो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है, पर फिर भी सबसे जो हार्ड है उसमें कैटेगरी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर डायमंड हो गया, हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो हो गया। एलोट्रॉप का मतलब है वो पता नहीं होगा, हो सकता है आप लोगों को। तो एलोट्रॉप का मतलब होता है कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स के अंदर एक ही टाइप का एक ही एलिमेंट है, चाहे डायमंड उठा लो, चाहे वहाँ पर ग्रेफाइट उठा लो, चाहे फुलरिट उठा लो, चाहे
कोक उठा लो, कोल उठा लो, तो इन सब में होता तो कार्बन ही है, पर ये कार्बन अपनी अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ऐसी अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को ही हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल स्ट्रक्चर उनका अलग होगा, ठीक है, बट वहां पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्या होंगी, सेम होंगी। उनको हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉप है वो कहेंगे। अब चाहे वहां पर कोयला ले लो, चाहे वहां पर डायमंड ले लो, दोनों को जलाओगे तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही मिलेगा। पर दोनों में डिफरेंस है, एक में बहुत चमक है और एक के अंदर मतलब वैल्यू जो डायमंड है उसकी बहुत ज़्यादा है, जो कोयला है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो, है दोनों के अंदर कार्बन ही। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्हें पता है कि दोनों चीज़ों के अंदर कार्बन है। तो डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस हुआ उनमें ऐसा कि भाई एक तो इतना महंगा बिकता है और एक कौड़ियों के भाव है वो बिकता है, क्या डिफरेंस हो गया उनमें ऐसा? तो डिफरेंस सिर्फ ये है, अगर हम इसको मतलब यहाँ पर समझे अगर अच्छे से, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो डायमंड है वो अर्थ के नीचे है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर अगर वो यहाँ पर मतलब बेयर करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाता है। जबकि वही उससे कम, बहुत कम अगर टेम्परेचर पर और प्रेशर के ऊपर जो फॉसिल्स है उनको अगर निकाल लिए जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोल में ही कन्वर्ट होते हैं। और अब इसको अगर हम अपनी जो रूटीन वाली लाइफ है उससे अगर, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि भाई केमिकली क्या होता है, बट अगर हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको उतारना चाहें तो क्या हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो बच्चे हैं क्लास में, आपके हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो कुछ कोल समझ लो और कुछ को डायमंड समझ लो। कैसे, क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि जो बच्चे, जैसे मैंने बताया कि जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो मतलब वहाँ पर मतलब सहन कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या बन के निकलते हैं, डायमंड है वो बन के निकलते हैं। कहने का मतलब है कि जो बहुत मेहनत करते हैं, जो वहाँ पर बहुत कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करते हैं और अटेंशन के साथ में अपना पर्टिकुलर जो डेली रूटीन है वो फिक्स करके चलते हैं, उन्हें मतलब ऐसा नहीं है कि हर थोड़े थोड़े टाइम में कंफर्ट चाहिए, हर मतलब जैसे उनके पास सारी सुख सुविधाएं अगर हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो अभावों में है और मतलब जो टेम्परेचर, मतलब जैसे पंखा चल रहा है तो नहीं चल रहा, जैसे अभी मैं भी यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, कोई पंखा यहाँ पर नहीं है, पर मेरे दिमाग में भी ये रहता है कि बच्चों तक वीडियो है वो पहुँचना चाहिए। तो आप लोगों के भी दिमाग में रहना चाहिए, चाहे हमें वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, पर हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि भाई हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज शादी है कहीं चले गए, आज कहीं पे खाना है तो चले गए, आज कहीं फ्रेंड आ गया तो घूमने चले गए। आपको अपना डेली रूटीन है वो फिक्स रखना है, हमें ये चीज़ करनी है तो करनी ही है। और साथ ही साथ मैंने कहा प्रेशर, जो इंसान जितना प्रेशर लेगा उतना ही है वो आगे भी बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई कोल और डायमंड का ही डिफरेंस ले लो आप, कि जिसने ज़्यादा प्रेशर है वो लिया तो वो डायमंड बन के निकला, उसकी कीमतें देखो आप, और वही कोयले की कीमत देख लो आप। तो आप खुद सोच लो कि हमें डायमंड बनना है कि कोयला बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि भाई वो टेम्परेचर की जैसे मैंने बात करी, प्रेशर की मैंने बात करी, तो 2-3 किताबें सिर पे रख ली और वहाँ पर किसी गैस के पास जाके खड़े हो गए, सिगड़ी के पास जाके खड़े हो गए, ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर से मेरा मतलब है कि आप अपनी स्टडीज़ को, अपने एम को पाने के लिए कितना मतलब जज्बा रखते हो, कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हो, वो शो करता है कि आप कितना मतलब वहाँ पर डेडिकेशन के साथ में वो काम है वो कर रहे हो। वो कहलाता है प्रेशर। कि भाई अगर मैंने जैसे आज ये काम बोला कि भाई आपको ये काम करना है, तो नेक्स्ट डे मतलब सबसे पहले आपने वो चीज़ है वो करके बता दी, मतलब मेरे बिना कहे जैसे लर्न करके बता दिया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और समझ रटना तो मैं हमेशा मना करती हूँ, भाई रटो मत किसी भी चीज़ को, समझो ना, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो। हमेशा मैं साइंस केमिस्ट्री आपको ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि डेली लाइफ से ही रिलेट करके बताती हूँ। कभी मैंने आपको रटने को कहा ही नहीं होगा, हमेशा ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए कि भाई जो आपने देख रखे हो आसपास, ताकि जो आप देख के करते हो, समझते हो, तो वो ज़्यादा टाइम तक लर्न रहता है। कल को आपसे भी कोई पूछ सकता है, आप मेरी जगह आ गए, आप टीचर बन गए, और आपसे कोई बच्चा पूछ ले कि भाई क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, पूरे टाइम ये पढ़ते रहे रटते रहे। नहीं, आपको समझना है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो कहाँ काम आ रही है, क्यों काम आ रही है, क्या एग्जिस्टेंस है उनकी। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होगी तभी तो हम आगे डिलीवर है वो कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था एसिडिटी वाला,
तो हमारी बॉडी में ही तो हो रहा है, ये सारे जो फंक्शंस है, जो स्टमक है वो एसिड रिलीज कर रहा है, एसिडिटी है वो वहाँ पर सिक्रीट हो रही है, जो HCl है वो सिक्रीट हो रहा है, उसकी वजह से अगर एक्सेस है तो वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही, हमें ही नहीं पता। कोई भी मतलब कल को आप तबीयत खराब हो गई और आप कहीं चले गए और किसी ने भी कुछ भी दवा पकड़ा दी, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है। भले ही आपके माँ बाप हैं वो नहीं पढ़े हों या उनको इस बारे में नहीं पता हो, तो पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही है, तो कम से कम यूटिलाइज तो करो आप इस चीज़ों का। बाकी इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला जितना यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेकर आपको बताया जा रहा है। तो उनको आप डेली लाइफ से रिलेट करो, उनको समझो, ठीक है। और सारे बच्चों को 10th वाले जो बच्चे देख रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर ये वीडियो, उन सबको डायमंड बनना है, कोयला नहीं बनना है। जितना आप प्रेशर लोगे उतना ही मतलब हीरा बनकर है वो आप चमकोगे, ठीक है, सोना बन के चमकोगे, क्योंकि सोना भी जितना तपता है तो उतनी उसमें निखार आता है। तो वो ही हमको बनना है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई हम डल हो गए और बिल्कुल ही हम लोगों को जो कुछ आता था वो भी हम भूल गए। वो टाइम के साथ में जितना आप टाइम दो, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, अरे भूलते नहीं हो आप, उसका डेली रिवीजन नहीं करते हो टाइमली तो भूलना ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं भी किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं रहूँ या किताबें पढ़ना छोड़ दूँ तो मुझे भी थोड़े टाइम बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। तो इनके टच में रहना, इनको अच्छा फ्रेंड्स बनाना है। अपनी बुक्स हैं वो सबसे अच्छी फ्रेंड्स होती, इनको अपना सबसे अच्छा फ्रेंड है वो बनाना है और एक मोटिव लेके चलना है। मैंने ये कभी नहीं कहती कि भाई आपको हमेशा पढ़ाई में ही टॉप करना है, आपका कोई और भी एम हो सकता है, पर जितना भी टाइम आप स्टडीज़ को दे रहे हो पूरा ऑनेस्टी के साथ में दो, बस मेरा ये सजेशन है, ठीक है। वापस हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों बना, हार्डेस्ट सब्सटेंस पूरी गाथा आप लोगों ने सुन ली और वैसे आपको फॉलो भी करना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हमने पढ़ा था कि भाई जितने भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं, बट जो आयोडीन होता है, आयोडीन है वो क्या होता है, इट इज लस्चरस, उसमें शाइन होती है और ये क्या होगा, लस्चरस है वो होगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, मैंने कहा था कि भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टिल वहां पर भी एक एक्सेप्शन है कि भाई जो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर इसलिए होता है, अगेन बता देती हूँ, मेरी आदत है, मैं चाहे हो सकता है कि अभी इतना समझ में नहीं आ पाए, 11th-12th में तो वापस है ये टॉपिक। तो गुड कंडक्टर होने के पीछे रीज़न ये है कि कभी भी कोई भी सब्सटेंस है वो कंडक्ट तभी कर सकता है करंट को जब उसके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर वो क्या हो, फ्री आयंस है वो उसमें प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर केस जो है उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो होगा। और ज़्यादा डिटेल के अंदर 11th के अंदर अभी मिल जाएगा, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और 10th लेवल तक तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके पास में क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर है वो होता है। और ये जो वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी जो अभी रीट का भी एग्जाम होने वाला है और आरपीसी जो एग्जाम्स वगैरह हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन से एक्सेप्शंस में से बहुत बनते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। और जो 10th बोर्ड है उनके भी एमसीक्यू आएंगे, तो एक्सेप्शंस हैं वो केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन पे फोकस ज़्यादा करना है। गिनती के हैं 3 उसमें थे, 4 इस नॉन मेटल में बताए हैं, गिनती के 7 हैं वो एक्सेप्शंस हो गए। अब इसमें से जैसे एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन ले रखे हैं, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो भी वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाना या वीडियो पोस्ट करके सोचना कि भी इसका आंसर क्या होगा, कौन होगा मेटल ऐसा जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यस, इट इज मरकरी। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, जल्दी बताओ। तो ये होगा यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर है वो हीट का क्या होगा,
तो मैंने आपको बताया था कि जो सिल्वर है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर है वो होता है। उसके बाद में पुअर कंडक्टर है वो कौन सा होगा, यहाँ पर पुअर कंडक्टर मैंने आपको बताया था लेड है वो मरकरी है, वो दोनों ही क्या होंगे, पुअर कंडक्टर है वो होंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको पता है वो होने चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी किया करो और उसको शेयर भी किया करो, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।